देखिए आपका आईपीसी चल रहे थे और आईपीसी में आपका जो पढ़ाया जाएगा एक क्वेश्चन आपका निश्चित बनता है। ज़्यादातर आपका प्री में बनता है भाई, और इसके लिए आपका ये करना पड़ेगा कि किस विद्वान ने ये परिभाषा दी है, उसको आपको रट्टा मारना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। कुछ दो चार मैं ट्रिक बताऊंगा जो ज़्यादा परिभाषाएं अटैक करती हैं, यानी कि जो ज़्यादा पूछा जाता है वह मैं ज़रूर ट्रिक कुछ बताऊंगा। लेकिन प्रयास ये करिए कि भाई इन परिभाषाओं को आज ही जाकर तैयार कर लीजिए कि ये परिभाषा किसने दी है अपराध की। क्योंकि जाकर आप साल पेपर भी देखिए, एक परिभाषा पूछा जाता है कि ये परिभाषा किसने दी है। तो पहले हम कानूनी तौर पर आए। एक तो सामान्य परिभाषा मैं बताया था, अपराध की सामान्य परिभाषा बताया था कि जो सामान्य परिभाषा अपराध की है वह ये है कि माने किसी कानूनी संहिता के उल्लंघन में किया गया कोई एक्ट या ओमिशन, यानी कि कोई कानून बना हो और उस कानून द्वारा आपका किसी कार्य या लोभ को करने से मना किया गया हो और आपने वही कार्य या लोभ किया हो, और उस कार्य या लोभ के लिए कानून में किसका प्रावधान हो, सजा का, दंड का, तो उसे ही ऑफेंस या अपराध कहा जाएगा। ये सामान्य परिभाषा हुई। फिर आपका हमने बताया था जहाँ तक कानूनी रूप से परिभाषा की बात है, ये भी आपका पूछा जाता है। और कानूनी रूप से आपका परिभाषा जो दी गई है सीआरपीसी की धारा 2N हमने बताया था, और आईपीसी के सेक्शन 40 में यानी कि 40 में अपराध को आपका स्पष्ट किया गया है। और ये जो स्पष्ट किया गया है ये आपका ये भी बता दिया गया था। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वह आपका पढ़ना कह सकते हैं कि कुछ विद्वानों की परिभाषा, यानी कि जो विद्वान हैं वे अपराध को कैसे परिभाषित करते हैं। और आपका कह सकते हैं कि विद्वानों की परिभाषा में एक एक परिभाषा को हम उठाते हैं और आपका देखिए विद्वानों की परिभाषाओं में एक एक परिभाषा को हम लेकर चलते हैं। तो पहली परिभाषा हम दे रहे हैं जर्मी बेंथम की। इसको लिखवा दिया जाएगा, अभी समझिए आज भाई, कल लिखवा देंगे। जर्मी बेंथम, देखिए अब परिभाषा आपको हम समझा सकते हैं लेकिन आपको रटना आप ही को पड़ेगा। और प्रयास ये करिए कि इनको कौन सी परिभाषा किस विद्वान ने दिया है इसको रटने का प्रयास करिए। तो सबसे पहले जब भी आप माने किसी विद्वान को पढ़िए, अगर वह विद्वान महत्वपूर्ण है तो उसके बारे में कुछ विशेषताएं जानी जाती हैं। तो हम किस विद्वान को पहले ले रहे हैं? जर्मी बेंथम। ये देखिए नया कमरे से चल रहा है ना हो। ठीक ठीक है भाई, हाँ अक्षर भी दिखाई देगा ना। देखिए आपका जर्मी बेंथम की परिभाषा। अब यहाँ से आपका जे में भी एक क्वेश्चन बनता है। देखिए चार पांच हम क्वेश्चन निकाल रहे हैं और निश्चित रूप से एक या दो क्वेश्चन यहाँ पूरा चांस रहता है बनने का। जो जर्मी बेंथम थे ये आपका इंग्लैंड के थे और ये ऑस्टिन के गुरु थे, यानी कि जॉन ऑस्टिन के गुरु थे। तो पहला मॉडल ये बनता है कि जर्मी बेंथम से एक कदम आगे कौन विद्वान माना जाता है? तो गुरु से हमेशा चेला, यानी कि गुरु से शिष्य एक कदम क्या माना जाएगा आगे? गुरु गुड़ रह जाते हैं और चेला क्या हो जाता है? चीनी, यानी कि शक्कर। जैसे कि आपका बाबा को ही देख लीजिए कि गुरुजी आत्महत्या कर लिए और चेला क्या कर रहा था? ऐश, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि में ऐश करता रहा और ऐश गुरु को देखा नहीं गया और गुरु ने क्या कर लिया? आत्महत्या, यहीं इलाहाबाद में।
तो ऐसी दशा में एक तो क्वेश्चन आपको सतर्क रहना है जे के लिए, कौन किससे एक कदम आगे हैं। तो मैं नाम बता दे रहा हूँ, जर्मी बेंथम से एक कदम आगे उसके चेले ऑस्टिन हैं। ऑस्टिन से एक कदम आगे ऑस्टिन का चेला केल्सन है। ये क्वेश्चन आ चुका है जे में कि ऑस्टिन से एक कदम आगे कौन माना जाता है, तो केल्सन। और हेंस केल्सन से एक कदम आगे फिर उसके चेले HLA हार्ट, HLA हार्ट, क्रम याद होना चाहिए। जर्मी बेंथम ने ये कहा था कि ला इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। ऑस्टिन के पहले ही कह दिया था कि विधि संप्रभु का समादेश है। जर्मी बेंथम ने प्लीजर एंड पेन का सिद्धांत दिया, अर्थात सुख और दुख का सिद्धांत दिया, उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया। इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो पूछा जाता है, दो क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। पहला, डागला की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, जे में 2 बार रिपीट किया है। जैसे ही डागला आए क्या मारना है, जर्मी बेंथम। और एक कोटेशन और पूछा जाता है कि कौन सा विद्वान कहता है कि जो प्राकृतिक अधिकार हैं, एक ऐसी औलाद, औलाद मने संतान, एक ऐसी औलाद है जिसका कभी कोई पिता नहीं रहा है। तो ये कोटेशन भी किसने कहा, जर्मी बेंथम। तो एक क्वेश्चन निश्चित यहाँ से आपका जूरिस्प्रूडेंस में मिलेगा। जर्मी बेंथम ने ऑफेंस को भी परिभाषित किया है। अब क्या ऑफेंस को परिभाषित करते हुए कहते हैं, एक एक शब्दों को देखिए। अपराध वह है जिसे विधिनांग ने, अब एक एक शब्दों को हम तोड़ रहे हैं। अपराध वह है जिसे विधिनांग ने, विधिनांग पहला शब्द हम बताएंगे, विधिनांग ने अच्छे या बुरे कारणों से निषिद्ध कर दिया है। चाहे अच्छे कारण से या किस कारण से, बुरे कारण से क्या कर दिया है, निषिद्ध कर दिया है, यानी कि प्रतिषिद्ध कर दिया है, यानी कि रोक दिया है। अगला देखिए, प्रतिषिद्ध कर दिया है। अब ये जो परिभाषा दी गई है, जर्मी बेंथम द्वारा दी गई है, और आपका यही पूछा जाएगा कि ये परिभाषा किसने दी, तो आप क्या मारेंगे, जर्मी बेंथम। यानी कि आइए अब इसी परिभाषा को 3 शब्द हैं, अर्थात अपराध किसे कहा जाएगा। जर्मी बेंथम ये बताते हैं कि अपराध वह है जिसे विधिनांग ने, विधिनांग मतलब कि विधि बनाने वाले अंग ने, विधि बनाने वाले अंग का मतलब लेजिस्लेचर ने, लेजिस्लेचर मतलब विधायिका ने। तो भारत में आप बता दीजिए कि विधायिका कहाँ कहाँ दी गई है, तो संघ स्तर पर विधायिका किस अनुच्छेद में, संविधान के 79, और राज्य स्तर पर 168। 2 अनुच्छेद को रिलेट हम करा रहे हैं। संघ स्तर पर विधिनांग कौन माना जाएगा, तो संघ स्तर पर हमारी पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट की परिभाषा संसद में कौन शामिल है, ये स्पष्ट रूप से किस आर्टिकल में दिया गया है, संविधान के 79। राज्यसभा, लोकसभा, ये संसद के 2 सदन होंगे, और राष्ट्रपति सदन तो नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति का अभिन्न अंग होगा। ये याद रखिए, ये विधिनांग है। कानून बनाने वाली क्या है, संस्था। राज्य स्तर पर देखिए, राज्य स्तर पर कौन सा हम आपका अनुच्छेद कवर कर रहे हैं, संविधान का अनुच्छेद 168। राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल में कौन शामिल है, विधानसभा। जहाँ जहाँ विधान परिषद है, विधान परिषद, ये 2 सदन होंगे। और आपका राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होगा। तो राज्य विधानमंडल किससे मिलकर बनता है, जे में आया, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, उपर्युक्त सभी।
तो राज्य विधान परिषद किससे मिलकर बनता है बताइए? उपर्युक्त सभी। राज्य विधानमंडल के कितने सदन हो सकते हैं? 2। एक तो अनिवार्य है और एक वैकल्पिक। तो कौन वैकल्पिक है? विधानसभा की विधान परिषद। विधान परिषद। अब दोनों को एक साथ देखिए। विधिनांग में संसद में कौन शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपर्युक्त सभी। और उसी प्रकार कहाँ संसद की परिभाषा दी गई है? 79। चलिए बता दिए तो आगे। यानी कि जो कानून बनाने वाला अंग है उस अंग ने चाहे अच्छे कारण से या बुरे कारण से किसी कार्य को करने से क्या कर दिया है? निषिद्ध माने प्रतिषिद्ध, प्रोहिबिटेड यानी कि रोक दिया है। उसी को हम क्या कहेंगे? अपराध। देखिए अब ये परिभाषा आपको बताई गई। अब हर एक परिभाषा की आलोचना भी करते रहना है। कानून माने विधि के बिना अपराध नहीं हो सकता, ये सही बात है। और जर्मी बेंथम भी कहते हैं कि कोई अपराध तभी हो सकता है जब कानून बनाने वाली संस्था उस कार्य को क्या घोषित करे? अपराध। और चाहे अच्छे कारण से या बुरे कारण से उस कार्य को करने पर क्या लगा दे? कानूनन रोक लगा दे। लेकिन एक कमी आपको दिखाई दे रही होगी, इसमें दंड के बारे में कहे ही नहीं है। तो उस कमी को आप पूरा करेंगे। मेंस में तो ऐसे कम आता है, लेकिन जब किसी को बताना होगा, समझाना होगा, तो आप कहेंगे कि ये तो बात सही है कि कानून चाहे अच्छे कारण से या बुरे कारण से कानून बनाकर किसी कार्य को रोक दिया गया है, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएगा, न्यास में भी आ जाएगा। एक शब्द अगर ये जोड़ देते कि जो कार्य रोका गया है और जिसके लिए किसका प्रावधान हो? दंड का, तो इनकी परिभाषा क्या हो जाती? पूर्ण। तो कमी भी हमें बताना है। अगला देखिए भाई, आपका ब्लैक स्टोन की परिभाषा, ये भी आपका काफी पूछी जाती है। ब्लैक स्टोन महोदय ये कहते हैं निषिद्ध यानी कि प्रोहिबिटेड। देखिए ब्लैक स्टोन की परिभाषा कई बार आ चुका है। निषिद्ध, निषिद्ध का मतलब कि रोक दिया गया है। प्रोहिबिटेड है प्रतिषिद्ध। निषिद्ध मतलब क्या? निषिद्ध या समादेशित। निषिद्ध या समादेशित। समादेशित का मतलब कमांड। कमांड माने कि कोई क्या दिया गया है? आदेश। अगला शब्द देखिए, निषिद्ध या समादेशित करने वाली सार्वजनिक विधि, यानी कि आपका यूनिवर्सल लॉ, यानी कि सार्वजनिक विधि। सार्वजनिक विधि। अब आगे देखिए, सार्वजनिक विधि के अतिक्रमण के रूप में किया गया कोई कार्य या लोप, यानी कि सार्वजनिक विधि का किसी व्यक्ति ने अतिक्रमण किया है, वायलेशन किया है, और अतिक्रमण करके या तो कोई एक्ट किया है, कल बताया गया था परसों, या तो कोई कार्य किया है, या क्या किया है? कोई लोप। तो आपको बताया गया था कि कार्य मतलब कुछ करके, और लोप काफी कल परसों समझाया गया। ओमिशन मतलब कि जो विधिक कर्तव्य है उसको निभाया कि नहीं निभाया? नहीं निभाया। अब इनकी परिभाषा की व्याख्या करनी है। तो अब एक लाइन आपको पकड़ना पड़ेगा, ये परिभाषा किसकी है। तो जैसे ही निषिद्ध या समादेशित पहला शब्द आए तो ये मान कर चलिए कि वो परिभाषा किसकी है? ब्लैक स्टोन। अब एक एक करके समझिए। ये कहते हैं कि अपराध क्या है? तो निषिद्ध, निषिद्ध का मतलब ये हुआ कि किसी कार्य को करने से कानून द्वारा रोक दिया गया है। या समादेशित, समादेशित यानी कि कमांड की कमांड। कमांड मतलब आदेशित किया गया है, अर्थात किसी व्यक्ति से ये कहा गया है कि आपको ये करना, ये कार्य करना है,
यानी कि वह व्यक्ति विधि द्वारा उस कार्य को करने के लिए क्या है बात। फिर एक बार देखिए, निषिद्ध का मतलब ये हुआ कि उस कार्य को करने से रोक दिया गया है, और समादेशित का मतलब ये हुआ कि उस कार्य को करने के लिए कहा गया है। तो निषिद्ध एक देखिए, जेलर को क्या कहा गया है कि क्या जेलर कैदी को मारे कि न मारे। तो ये निषिद्ध किया गया कि समादेशित, निषिद्ध। और समादेशित कि जेलर कैदी को भोजन दे, तो ये क्या किया गया है समादेशित। भाई न मारे, रोका गया है और कहा गया ये कार्य करिए, तो समादेशित। निषिद्ध या समादेशित करने वाली सार्वजनिक विधि, इसी पर विवाद है। जो ये ब्लैक स्टोन कह रहे हैं सार्वजनिक विधि, सार्वजनिक विधि का अर्थ भिन्न भिन्न कानूनों में भिन्न भिन्न माना जाता है। कई देशों में संवैधानिक विधि, सिविल विधि भी सार्वजनिक विधि में मानी जाती है, और कई देशों में केवल आपराधिक विधि मानी जाती है। जैसे भारत में सार्वजनिक विधि कौन है, तो संविधान भी है, आईपीसी भी है, सीआरपीसी भी है। तो यानी कि यहाँ इनकी आलोचना की जाती है कि भिन्न भिन्न देशों में सार्वजनिक विधि को अलग अलग माना जाता है। अगर ये सार्वजनिक विधि न लिखकर क्या लिख देते, आपराधिक विधि लिख देते, तो और अच्छा माना जाता। तो सार्वजनिक विधि की परिभाषा अस्पष्ट है। इसमें संवैधानिक विधि, आपराधिक विधि, किसी किसी देश में सिविल विधि भी आ जाती है। लेकिन हम परिभाषा भी बता रहे हैं और उसकी क्या बता रहे हैं, आलोचना भी। तो सार्वजनिक विधि के अतिक्रमण, सार्वजनिक विधि के अतिक्रमण का मतलब ये हुआ कि जो सार्वजनिक कानून है उसका किसी व्यक्ति ने उल्लंघन किया है, यानी कि वायलेशन किया है, और उल्लंघन करके कोई क्या किया है, या तो एक्ट यानी कि कुछ किया है, या लोप यानी कि जो उसका कर्तव्य था वह निभाया नहीं। तो आपका ओमिशन कहिए तो फिर बताया जाए, 2-3 दिन तो बताया गया, फिर एक बार बता देते हैं। जैसे जेलर का कर्तव्य है, वह जेलर बाध्य है, समादेशित किया गया है कि कैदी को भोजन दे, और वह कैदी को भोजन नहीं देता। इसका मतलब ये हुआ कि वह क्या किया है, सार्वजनिक विधि का अतिक्रमण किया। और क्या करके अतिक्रमण किया है, एक्ट की ओमिशन, ओमिशन। तो इसी को हम क्या मानेंगे, अपराध। इसमें भी कमी निकल गई। पहली कमी ये निकली कि कौन सी विधि के उल्लंघन की बात करते हैं, ये सार्वजनिक। और ये तो कई देशों में कई प्रकार की, इस पर आपका भिन्न भिन्न मत है। दूसरा कार्यालोप, लेकिन एक बात फिर ये छोड़ देते हैं कि ऐसे कार्यालोप का उल्लंघन दंडनीय हो। यानी कि एक बात अगर ये लोग जोड़ देते कि जिस जिस कार्यालोप के लिए किसका प्रावधान कानून में किया गया है, दंड का, तो इनकी परिभाषा कुछ हद तक और क्या हो जाती, सुधार। अगला देखिए, ब्लैक स्टोन के बाद आपका जो परिभाषा पढ़नी है वह आगे देखा जाए। ब्लैक स्टोन के बाद आपका स्टीफेन की परिभाषा देखा जाए। स्टीफेन की भी परिभाषा कई बार कंपटीशन में आ चुकी है, अच्छे से याद रखिएगा। किसकी अब हम परिभाषा उठा रहे हैं, स्टीफेन। भाई स्टीफेन की परिभाषा कई बार आपका कंपटीशन में आ चुकी है, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा मानी जाती है। देखिए क्या कहा गया है, अपराध विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मूल्यों के लिए एक अरुचिकर कार्य है। यानी कि स्टीफेन ये कहते हैं कि अपराध क्या है, तो ये कहते हैं कि अपराध विधि द्वारा निषिद्ध। यानी कि पहला शब्द हम निकाले, विधि द्वारा क्या है, निषिद्ध है।
यहाँ तक तो ठीक है भाई आपका। जो कानून द्वारा जिस कार्य को करने से क्या किया गया है, रोका गया। दूसरी बात ये कहते हैं, तथा समाज के नैतिक मूल्यों के लिए अरुचिकर एक काम है, कार्य है। यानी कि जो समाज के नैतिक मूल्य होते हैं, यानी कि मोरल आपका क्या होते हैं, वैल्यू होते हैं, उसके लिए अरुचिकर। अरुचिकर का मतलब ये हुआ कि लोग उसको अच्छा नहीं मानते। अरुचिकर एक कार्य है। अब इसमें परिभाषा भी समझना है और इसकी क्या करनी है लास्ट में, आलोचना। तो पहले तो परिभाषा देखिए और उसी में आलोचना भी समाहित किया जाए। देखिए भाई, विधि द्वारा निषिद्ध जितने भी कार्य हैं, उन कार्यों को स्टीफेन महोदय कहते हैं कि अपराध माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, तो भाई कानून द्वारा प्रतिषिद्ध तो तमाम कार्य हैं। आईपीसी में भी कानून द्वारा प्रतिषिद्ध किया गया कि ये न करिए, कॉन्ट्रैक्ट में भी किया गया है, टीपीए में भी किया गया है, संविदा अधिनियम में भी किया गया है। तो ये परिभाषा अगर देखा जाए तो व्यापक रूप ले रही हैं। अतः इसमें सुधार ये कर देते कि आपराधिक विधि द्वारा प्रतिषिद्ध अगर लिख देते तो काफ़ी अच्छा रहता कि क्रिमिनल लॉ द्वारा कार्य को क्या किया गया करने पर रोक लगाई गई है और जिसके लिए किसका प्रावधान हो, दंड का। लेकिन ये सब नहीं लिखते, बस एक लाइन लिखते हैं कि ऐसा कार्य जो कानूनन करने से क्या किया गया हो, निषिद्ध माने क्या, रोक दिया गया हो। भाई तमाम कार्य रोके गए हैं, आपका संविदा में भी रोके गए हैं, टीपीए में भी कि ऐसा न करिए। जैसे कि आपका टीपीए की धारा 6 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी रोक लगी है कि ऐसा अंतरण न करिए, और व्यक्ति कर देता है, यानी कि कानून द्वारा जो रोक लगी है उस रोक को नहीं मानता, तो इनके अनुसार तो ये भी अपराध हो जाएगा। तो यहाँ एक लाइन अगर लिख देते कि आपराधिक विधि द्वारा निषिद्ध कार्य किया है और जिसके लिए किसका प्रावधान हो, दंड का, तो उचित मान लिया जाता। दूसरा शब्द आइए, ठीक है, कुछ हद तक ये तो सही है कि अपराध तभी हो सकता है जब पहले से कोई कानून हो, क्योंकि आपका लगातार ये सिद्धांत मिलेगा और आगे बताया भी जाएगा। सेक्शन 2 में ही हम बताएंगे कि विधि के बिना अपराध संभव नहीं है। यानी कि पहले कानून बनाइए, उस कानून द्वारा किसी कार्य को करने या न करने पर रोक लगाइए, और जो व्यक्ति उस कार्य को करता है या नहीं करता तो उस कानून में ही उसके लिए पनिशमेंट या दंड का प्रावधान कीजिए, तब कोई व्यक्ति उस कार्य या लोभ के लिए दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। ये आगे बताया जाएगा कानूनी भाषा में, जब सेक्शन 2 आपका मैंने स्टार्ट कल से कर देंगे। नहीं, कल तो लिखवाना है आपका सोमवार से, क्योंकि दुराशय अभी बाद में शुरू करेंगे। आपका अब सेक्शन शुरू किया जाए, दुराशय बीच में कभी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि फिर वो 2-3 दिन ले लेगा। देखिए अब यहाँ देखिए, ऐसा कार्य जो समाज की नैतिक मूल्यों के आपके लिए अरुचिकर हो, यानी कि उसे समाज अनैतिक मानता हो। इसका मतलब ये हुआ कि स्टीफेन एक बात और बताते हैं कि ऐसे सभी कार्य जिसे समाज मोरल रूप से, नैतिक रूप से उचित नहीं मानता, वे सभी कार्य अपराध माने जाएंगे। ये परिभाषा बिल्कुल इनकी गलत है, क्योंकि कुछ कार्य जो अनैतिक हैं अपराध माने गए हैं, और कुछ कार्य जो अनैतिक हैं उन्हें आज भी कानूनन अपराध नहीं माना गया है। अब कौन से कार्य समाज के नैतिक मूल्यों के अनुरूप हैं और कौन से विरोध में हैं, तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा अलग जाकर आपको, और 2-3 अच्छे अच्छे उदाहरण भी देखने पड़ेंगे। तो देखिए इसको अच्छे से, जो मोरालिटी या नैतिकता है वह कहीं परिभाषित नहीं है।
और परिभाषित करना भी संभव नहीं। नैतिकता समाज की एक सोच होती है, यानी कि समाज के लोग जिस कार्य को अच्छा मानते हैं वह मोरल या नैतिक है, और जिस कार्य को बुरा मानते हैं वह क्या है, अनैतिक। तो अब कौन से कार्य नैतिक हैं और कौन से कार्य अनैतिक हैं, अब ये विवाद होगा तो हम आप नहीं डिसाइड करेंगे, ये डिसाइड कौन करेगा, कोर्ट करेगा। और जिस करार का उद्देश्य और प्रतिफल नैतिकता के विरुद्ध हो, अनैतिक हो, इमोरल हो, सेक्शन 23 कॉन्ट्रैक्ट का बताता है, 23 लास्ट लाइन देखिएगा, कि वह करार अवैध होगा, यानी कि वह विधि विरुद्ध होगा और शून्य भी होगा। अब कौन से भाई, कौन से कार्य नैतिक है अनैतिक, ये निर्धारित, ये समाज की सोच के साथ साथ नैतिक और अनैतिकता में बदलाव होता रहता है। हो सकता है कि कल जो कार्य अनैतिक हो आज नैतिक हो जाए, और कल जो नैतिक था वो आज क्या हो जाए, अनैतिक। एक दो उदाहरण देखिए, आपका समाज खूब बुराई करेगा तो पहले एक दो अनैतिक देखिए, जैसे कि अगर कोई पुरुष और स्त्री बिना विवाह के साथ साथ रहता है, यानी कि इसको कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप, तो कुछ समय पहले तक इसे अनैतिक माना जाता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कार्य अनैतिक नहीं है, ये नैतिक है। यानी कि आपका नैतिकता का मानक क्या हो गया, बदल गया। कुछ समय पहले देखिए, अब आपका समाज आपकी आलोचना करेगा लेकिन कानून कोई सजा नहीं देगा। जैसे कोई भिखारी आपके दरवाजे पर आया, आपने भीख नहीं दिया, आपके दरवाजे पर तड़प कर मर गया, तो समाज खूब आलोचना करेगा कि इसको दो रोटी दे ही देता तो क्या चला जाता, लेकिन कानून कोई दंड का प्रावधान नहीं करता, क्योंकि भीख देना विधिक कर्तव्य न होकर केवल कैसा है, नैतिक। एक अंधा कुआं की ओर जा रहा है, एक व्यक्ति देख रहा है, अंधे को रोक नहीं रहा है, तो खूब लोग आलोचना करेंगे कि कुएं में डूबकर मर गया अंधा और ये रोका नहीं, लेकिन कानून कोई सजा नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टीफेन ये कहते हैं कि उसे भी अपराध माना जाएगा जो समाज के नैतिक मूल्यों का उल्लंघन हो, ये पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि समाज के तमाम नैतिक मूल्य हैं जिसे कानून आज तक अपराध की श्रेणी में नहीं रखता। तो स्टीफेन के परिभाषा के बाद ऑस्टिन की आ जाइए। ऑस्टिन की परिभाषा भी पूछी गई है, और ऑस्टिन की परिभाषा पढ़ते पढ़ते सीआरपीसी भी कुछ जानना पड़ेगा। तो ऑस्टिन की देखिए भाई, ऑस्टिन महोदय ये कहते हैं कि एक अपकार, एक अपकार, अपकार मतलब रांग, रांग मतलब कि गलती, भाई ना नए लोग पकड़ने का प्रयास करें, ये नहीं कि एक अपकार, यानी कि एक एक रांग, एक ऐसी गलती। अब गलती को दो भागों में बांट दिया जाए। गलती को दो भागों में मैं बताया भी था, फिर मैं बताऊंगा एक बार, कल परसों मैं एक बार हल्का सा कंसेप्ट क्लियर कराया था। देखिए आपका एक अपकार जिसमें पैरवी क्षतिग्रस्त पक्ष या उसके प्रतिनिधियों के स्वविवेक पर की जाती है, यानी कि एक गलती ऐसी है जिसमें पैरवी, पैरवी माने मुकदमा चलाना, कौन मुकदमा चला सकता है, क्षतिग्रस्त पक्ष, क्षतिग्रस्त पक्ष या इसके प्रतिनिधि, कौन चला सकता है, प्रतिनिधि। तो आपका जान, और ये ऑस्टिन महोदय कहते हैं कि ऐसी दशा में इसे अपराध नहीं माना जाएगा, तो क्या माना जाएगा, सिविल रॉन्ग, यानी कि सिविल दोष। और ऐसी पैरवी, अगला देखिए, एक अपकार जिसकी पैरवी शासन या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा की जाती है, यानी कि एक ऐसी गलती जिसमें मुकदमा चलाने का अधिकार
पैरवी करने का अधिकार किसको प्राप्त है, या तो शासन को या शासन के प्राधिकारियों को प्राप्त है। तो ऐसी दशा में ये जो गलती होगी इसी को हम क्या मानेंगे, अपराध। तो जैसे ही गलती शब्द आए, ये भी कई बार क्वेश्चन आया है, इसको ट्रिक समझिए। जैसे ही पैरवी शब्द के बारे में आ जाए कि पैरवी पीड़ित व्यक्ति द्वारा किया जाएगा एक में, और एक में सरकार द्वारा, तो वैसे ही वह परिभाषा किसकी होगी, ऑस्टिन की। अब कल परसों मैं बताया था, इस परिभाषा को अभी न समझिए। सबसे पहले आपको जो कल परसों में जो कंसेप्ट बनाया था वह कंसेप्ट याद रखिए। मैं ये बताया था कि किसी भी कार्य से जो इफेक्ट या प्रभाव पड़ता है, या तो केवल पीड़ित प्रभावित होगा, पीड़ित यानी कि जिसके प्रति अपराध किया गया है, या जिसके प्रति अपकार किया गया है, या जिसके प्रति गलत कार्य किया गया है। तो केवल अगर विक्टिम प्रभावित होता है तो सामान्य नियम यही है, ऑस्टिन भी यही कहते हैं कि सामान्य नियम यही है कि वह क्रिमिनल दोष नहीं माना जाएगा। तो कैसा दोष माना जाएगा, सिविल। चाहे वह अपकृत्य में जाए, न्यास भंग में जाए, टीपीए में जाए, कॉन्ट्रैक्ट में जाए, लेकिन अपराध नहीं माना जाएगा। और ऐसी दशा में आपको अपने अधिकारों की रक्षा के लिए स्वयं कोर्ट जाना पड़ेगा, आपकी ओर से सरकार नहीं लड़ेगी। तो ऐसी गलती अगर किसी ने किया है तो उस गलती को कौन सा दोष कहेंगे, सिविल रॉन्ग। तो बताइए, अपकृत्य सिविल दोष है कि आपराधिक दोष? हाँ, वही सिविल दोष, दीवानी दोष है। दीवानी भाई, दीवानी भी कहते हैं, व्यवहारिक भी कहते हैं, नागरिक भी। फिर एक बार शब्द बता दें, क्योंकि भाई देखिए, सिविल दोष को ही दीवानी दोष, नागरिक दोष, व्यवहारिक दोष, व्यक्तिगत दोष, ये सब एक ही नाम है। इंग्लिश में सिविल रॉन्ग कहिए तो सिविल रॉन्ग आपका। तो अभी हम ऑस्टिन पर आते हैं, अभी ऑस्टिन पर नहीं, हम कानून कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। दूसरा हमने ये बताया था कि एक ऐसी गलती जिसमें जो पैरवी की जाती है वह पीड़ित द्वारा नहीं बल्कि सरकार स्वयं पीड़ित की ओर से लड़ती है, तो ऐसे मामलों में ये माना जाता है कि पूरी सोसाइटी इफेक्टेड हुई है उस कार्य से, पूरा समाज। और ऐसे मामलों को मुख्यतः अपराध की श्रेणी में रखा गया है। और ये जो हमने कंसेप्ट सामान्य बताया, ये आपका यही इसी कंसेप्ट को आपका बंटवारा कर दिया गया है ऑस्टिन द्वारा। और ऑस्टिन भी ये बताते हैं कि एक मामला जिसकी पैरवी कौन करे, स्वयं आपको लड़ना हो, तो अपराध नहीं, सिविल दोष। और जिसमें आपकी ओर से सरकार या सरकार के अधिकारी लड़ेंगे उसको हम क्या कहेंगे, क्रिमिनल दोष। तो पहले अब ये समझा जाए और तब आपका इसको सीआरपीसी में ऐड करना है। अभी भाई ऐड नहीं हुआ। देखिए, एक ऐसा अपकार, अपकार मतलब कि रांग, रांग मतलब दोष, दोष मतलब गलती, यानी कि आपका एक्ट या ओमिशन। एक ऐसी गलती जिसमें पैरवी, पैरवी मतलब कि जिसमें मुकदमा चलाने का अधिकार आपका क्षतिग्रस्त व्यक्ति को यानी कि पीड़ित को होता है या पीड़ित के उत्तराधिकारियों को होता है, इस गलती को ऑस्टिन क्या मानते हैं, सिविल दोष। और ऐसी गलती जिसमें मुकदमा या पैरवी करना या मुकदमे चलाने का अधिकार पीड़ित पर नहीं छोड़ा जाता, पीड़ित की ओर से क्षतिग्रस्त व्यक्ति की ओर से कौन मुकदमा चलाती है, सरकार या सरकार के प्रतिनिधि, उसी गलती को ऑस्टिन क्या मानते हैं, अपराध। अब आपका सीआरपीसी में जोड़िए। अब सीआरपीसी में अपराधों को गंभीरता के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है, एक
असंज्ञेय अपराध और दूसरा संज्ञेय, यानी कि एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और दूसरा आपका कॉग्निजेबल। असंज्ञेय का मतलब साधारण और आपका संज्ञेय का मतलब शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, गंभीर। अब देखिए यहाँ, अब ये जो एक पक्षकार जिसमें क्षतिग्रस्त व्यक्ति ही मुकदमा चलाता है, तो सामान्य नियम तो सही है कि ये सिविल दोष माना जाएगा, लेकिन कुछ अपकार ऐसे हैं जहां की भारत में पीड़ित ही मुकदमा चलाता है, उनको भी अपराध माना गया है। और इनको अपराध में कौन सा अपराध माना गया है, असंज्ञेय। यानी कि जो ऑस्टिन की परिभाषा है कि जिस मामले में क्षतिग्रस्त व्यक्ति मुकदमा चलाता है उसे अपराध नहीं माना जाएगा, भारत में ये परिभाषा पूरी तरह लागू नहीं होती। क्यों नहीं लागू होती? क्योंकि भारत में सीआरपीसी में असंज्ञेय मामला है, असंज्ञेय अपराध है, जिसमें कि मुकदमा केवल और केवल कौन चला सकता है, क्षतिग्रस्त व्यक्ति। सरकार नहीं चलाती उसकी ओर से, फिर भी उसे सीआरपीसी अपराध मानती है। तो कौन सा अपराध मानती है, असंज्ञेय, नॉन कॉग्निजेबल। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसमें ऐसा अपकार जिसमें मुकदमा कौन चलाता है, सरकार या सरकार के अधिकारी, इसको भारत में कैसा अपराध माना गया है, कॉग्निजेबल, संज्ञेय। यानी कि भारत में इसे कौन सा अपराध माना गया है, तो संज्ञेय अपराध में आपका पीड़ित द्वारा मुकदमा नहीं चलाया जाता, अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा सरकार द्वारा चलाया जाता है और पीड़ित को न्याय दिलवाया जाता है। तो यानी कि कुछ हद तक ऑस्टिन की परिभाषा सही तो है, लेकिन भारत में पूरी तरह लागू नहीं होती, क्योंकि भारत में ये जो क्षतिग्रस्त व्यक्ति हैं, ये असंज्ञेय मामलों में खुद मुकदमा चलाता है और उसे सिविल दोष न मानकर कैसा दोष सीआरपीसी मानती है, क्रिमिनल। लेकिन कुछ ही अपवाद हैं, सब कुछ नहीं। अगला देखिए, ऑस्टिन के बाद आपका देखा जाए केनी की परिभाषा। केनी की भी खूब पूछी जाती है। प्रोफेसर केनी की परिभाषा आपका एपी और जे दोनों में आ चुकी हैं। जैसे ही क्षमादान आए वैसे ही केनी याद रखे। तो अब थोड़ा टिक पकड़ना है। पैरवी आए तो क्या आप मार कर आएंगे, ऑस्टिन। और जैसे ही आपको क्षमा दिखाई दे, तो क्षमा दिखाई दे तो प्रोफेसर केनी। ये एलएलएम में भी एक बार आ चुका है। तो प्रोफेसर केनी की परिभाषा भी कोरिलेट करिए, और संविधान और सीआरपीसी तमाम जगह कोरिलेट करना है। देखिए, पहले परिभाषा को तोड़ लिया जाता है कि क्या क्या बातें हैं, तब इसको समझाया जाता है। देखिए, अपराध ऐसे दोष हैं जिनमें अनुशास्ती दंडात्मक होते हैं। ठीक है भाई, अपराध एक दोष है, दोष यानी कि रांग है, गलती है, गलत कार्य है, जिसमें जो सेंशन होता है, सेंशन माने शास्ति, या जो अनुशास्ति होती हैं वह दंडात्मक होती हैं, यानी कि जिसके लिए कानून में किसका प्रावधान हो, दंड का। कुछ हद तक सही है ये, इसमें कोई शक नहीं है। यानी कि एक ऐसा दोष जिसमें जो शास्ति या प्रेशर जो होता है वह किसका होता है, दंड का होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अपराध। ये कौन बता रहा है, केनी। अगला शब्द देखिए, जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है, और यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा। यानी कि आपका सामान्य व्यक्ति इसमें क्षम्य नहीं है, यानी कि इस अपराध में सामान्य व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता, पार्डन नहीं दे सकता अभियुक्त को। लेकिन अगर क्षम्य है, यानी कि क्षमा दे सकता है, तो कौन दे सकता है, केवल सम्राट। अब इसको थोड़ा आप देखिए और कैसे भारत में इसको जोड़ना है।
भारत में कुछ अनुच्छेदों से जोड़ना है, कुछ आपका सीआरपीसी की धारा से जोड़नी है, कुछ आईपीसी की धारा से जोड़नी है और आपका कॉन्स्टिट्यूशन से भी जोड़ना है। अब एक एक शब्दों को समझने का प्रयास करिए। यहाँ देखिए, एक एक शब्द मैं बता रहा हूँ। अपराध ऐसा दोष है, दोष यानी कि रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन, या ऐसी गलती या ऐसा अपकार है, गलती है। कैसी गलती है? जिसमें जो सेंशन होता है, अनुशास्ति होता है, जो प्रेशर होता है, दबाव होता है। तो अनुशास्ति समझिए, खूब पूछा जाता है। सेंशन का मतलब होता है आपका मृत्युदंड भी आ जाएगा, कारावास भी आ जाएगा, संपत्ति का समापहरण भी आ जाएगा, जुर्माना भी आ जाएगा, प्रतिकर भी आ जाएगा, क्षतिपूर्ति भी आ जाएगा। ये सभी सेंशन में क्या है? शामिल। यानी कि अनुशास्त्र एक ऐसा शब्द है जो सिविल में भी यूज होता है और क्रिमिनल में भी। तो आपका केनी कहते हैं कि जो दबाव होगा वह आपका क्या होगा? तो मुआवजा प्रतिकर नहीं, बल्कि क्या होगा? दंडात्मक। यानी कि अपराध एक ऐसा दोष है, गलती है, जिसके पीछे जो सेंशन है, दबाव है, वह मुआवजा क्षतिपूर्ति का नहीं है, बल्कि किसका है? तो तुरंत आपका आईपीसी में जाएंगे। आईपीसी में दंड के प्रकार दिए गए हैं आपका धारा 53 में। अर्थात कोई गलती किया, उस गलती के लिए उस कानून में किसका प्रावधान हो? सजा का। तो उसी को हम क्या कहेंगे? अपराध। ये हम नहीं बता रहे हैं, कौन बता रहा है कि? और ऐसी दंड, ऐसी सजा को क्षमा करने का अधिकार आम व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। अगर क्षमा कर सकता है तो वह इंग्लैंड का कौन है? सम्राट। अब भारत में इस चीज को पहले इंग्लैंड में जोड़ लिया जाए भाई, तब भारत में आ जाए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपराधिक मामला है और पीड़ित और अभियुक्त ये चाहें कि आपस में हम समझौता करके मामले को रफा दफा कर दें, तो केनी महोदय कहते हैं कि ये संभव नहीं है, क्योंकि क्षमा करने का अधिकार केवल और केवल इंग्लैंड के किसको प्राप्त है? सम्राट को, किंग को, रेक्स को, आर को। आर भी कहा जाता है, कहीं कहीं रेक्स देगा, कहीं किंग देगा, कहीं क्वीन देगा, कहीं सम्राट देगा। तो घबराना नहीं है। सबका मतलब क्या है? रेक्स भी दे तो घबराना नहीं है, आर भी दे तो घबराना नहीं है। वो इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लैंड का क्या? सम्राट। अब इंग्लैंड के सम्राट के बारे में 2-3 लाइन पहले बताना पड़ेगा। तब हम इसको कोरिलेट करेंगे शुद्ध रूप से। कहाँ? भारत में। इंग्लैंड के सम्राट को फाउंटेन ऑफ जस्टिस कहा जाता है। फाउंटेन ऑफ जस्टिस का मतलब हुआ न्याय का फौहारा। न्याय का फौहारा का मतलब हुआ कि जहाँ से न्याय क्या करता है? निकलता है। अर्थात इंग्लैंड में जितने न्यायालय हैं वह इंग्लैंड के सम्राट के प्राधिकार से ही न्याय करते हैं। और इंग्लैंड का सम्राट के बारे में ये कहावत भी प्रसिद्ध है कि राजा मर गया, राजा चिरायु हो। यानी कि राजा मर गया फिर भी हमारा राजा लंबे समय तक जीवित रहे। तो जो आम आदमी होगा कहेगा कि ये पगला गए हैं, जब मर गया तो लंबे समय तक कहाँ जीवित रहेगा, गया ऊपर। इसका मतलब दो हुआ। राजा मर गया मतलब कि उसका पार्थिव शरीर मर गया, काय राजा राज माने लंबे समय तक जिए। इसका मतलब हमारे यहाँ राजतंत्र, आपका गणतंत्र नहीं है, हमारे यहाँ राजतंत्र लंबे समय तक क्या रहे? चलता रहे। यानी कि राजा
चिरायु का मतलब कि राजा न जिए, बल्कि राजतंत्र लंबे समय तक क्या रहे, चलते रहे। विश्व के जितने भी देश हैं, अब नियम बनाइए, प्रत्येक देश का जो हेड होता है उसको ये पावर रहता है, प्रत्येक देश के, कि किसी भी अपराधी को वह पूर्ण रूप से क्षमादान प्रदान कर सके। इंग्लैंड के सम्राट को है, भारत के राष्ट्रपति को है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति को है, अमेरिका के राष्ट्रपति को है, पूरी तरह क्षमादान दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये हर एक देश में नियम लागू होता है, किसी एक देश में नहीं क्षमादान देने का। अब ये है कि भाई केवल सम्राट ही क्षमादान दे सकता है, क्षम्य कर सकता है ऐसे अपराधी को, अन्य कोई नहीं कर सकता, सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। ये प्रोफेसर केनी की परिभाषा है। अब इसको हमें भारत में जोड़कर देखना है। भारत में हमें एक तो जोड़ना है पहले संविधान, तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, सम्राट की जगह अब राष्ट्रपति जोड़ लीजिए, भारत का राष्ट्रपति आपका संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी भी दंडाधीश व्यक्ति को पूरी तरह माफ कर सकता है, मानो वह अपराध ही नहीं किया था, सभी निर्योग्यताएं समाप्त हो जाएंगी। तो कौन सा आर्टिकल है पार्डन या क्षमादान का राष्ट्रपति द्वारा? 72। संविधान का कौन सा अनुच्छेद? 72। और राज्यपाल मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता, लेकिन कम कर सकता है, आजीवन कारावास इत्यादि और भी। तो 161। तो दो अनुच्छेद याद रखिए सम्राट पर। हमारे यहाँ सम्राट दो हो गए, एक राज्य स्तर पर गवर्नर और संघ स्तर पर कौन सा? प्रेसिडेंट। तो बताइए फिर अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति क्षमादान देता है? 72। राज्यपाल वो 161। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। यही आपका आईपीसी में भी है। आईपीसी में ये है कि सेक्शन आपका 54 और 54, 54 और 55 समुचित सरकार मृत्युदंड को तथा आजीवन कारावास का लघुकरण कर सकती है। कौन कर सकती है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, समुचित सरकार। किन धाराओं में है? तो मृत्युदंड का लघुकरण दिया जाए तो सेक्शन 54 में, देखिए तो सही है ना, और आजीवन कारावास का तो 55 में, और आपका समुचित सरकार की परिभाषा तो 55A। समुचित सरकार मतलब दो सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। तो झारखंड का तुरंत मॉडल निकालना है। एक तो आपका एमपी में बना था कि समुचित सरकार में कौन शामिल है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों, इनमें से कोई नहीं। और समुचित सरकार की परिभाषा आईपीसी में कहाँ दी गई है? झारखंड एपीओ का है, तो 55A। भाई रट्टा मार के जाइए। समुचित सरकार मृत्युदंड का लघुकरण आईपीसी के किस धारा में? 54। आजीवन कारावास का 55। समुचित सरकार की परिभाषा किस धारा में? 55A। अब थोड़ा सीआरपीसी में बैक होइए। देखिए अब सीआरपीसी में जोड़ना है भाई। सीआर देखिए आपका केनी महोदय कह रहे हैं कि कोई सामान्य आदमी के बस की बात नहीं है कि अपराधी को क्या दे सके? क्षमा। लेकिन अब लेकिन लगा तो भारत में कुछ न कुछ अपवाद है। आपका सीआरपीसी की धारा 320 हमें देखना है। सीआरपीसी की धारा कौन सी? 320 में कुछ अपराध ऐसे हैं जहां की समझौता हो सकता है, कंपाउंड वे हो सकते हैं, शमन उनका हो सकता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि क्षमा किया जा सकता है। जो जिसके प्रति अपराध हो गया है वह रजामंद हो तो कुछ अपराधों को निपटाया जा सकता है। तो एक तो केनी की परिभाषा थोड़ा विफल मार गई, क्योंकि सीआरपीसी कौन कौन सी धारा के तहत? 320। और दूसरा आपका सीआरपीसी में 320 पहले बताया गया,
सीआरपीसी में भी समुचित सरकार को पावर है कि वह दंडों को कम कर सके। तो 2-3 धाराएं याद रखिएगा, 432, 433, 2 धाराएं तो याद रखिए। तो सीआरपीसी में कौन कौन सा सेक्शन पढ़ेंगे कि समुचित सरकार दंड कम कर सकती है? 433 नहीं, 432, 433। और आपका सामान्य व्यक्ति भी समझौता करके मैंने पीड़ित निपटा लेगा मामला। तो कौन सी धारा हमने बताया? 320। अब अगली परिभाषा देखिए, एक दो परिभाषाएं समाप्त कर दिया जाए। इसके बाद आपका कीटन की परिभाषा देखिए। अपराध कोई भी अवांछनीय कार्य है जिसे राज्य दंड आरोपित करने के लिए कार्यवाही आरंभ कर सबसे उपयुक्त ढंग से परिशुद्ध करता है, न कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति के स्वविवेक पर उपचार छोड़ कर देता है। तो वही बात जो आपका केनी ने बताई थी, उसी बात को थोड़ा हम घुमा दे रहे हैं। जो केनी ने बातें बताई उसी बात को ही पढ़ना है। तो आपका कीटन महोदय क्या कहते हैं? कीटन महोदय ये कहते हैं कि अपराध कोई अवांछनीय या गलत कार्य है जिसे राज्य दंड अधिरोपित करने के लिए, इसका मतलब कि अपराध एक गलत कार्य है और अभियुक्त को सजा दिलवाने के लिए राज्य स्वयं उस मामले में पैरवी करता है, अच्छे ढंग से मुकदमा अभियुक्त के विरुद्ध चलाता है और क्या दिलवाता है? न्यायालय से दंड दंड दिलवाता है और क्षतिग्रस्त व्यक्ति के विवेक पर मुकदमा चलाने का अधिकार या पैरवी का अधिकार नहीं छोड़ा जाता। तो आप लोग बताइए, भारत में ये असंज्ञेय अपराध में नियम लागू होता है कि संज्ञेय? संज्ञेय। फिर अब भारत में शुद्ध रूप से ये जोड़िए, भारत में संज्ञेय अपराध में पीड़ित पर नहीं छोड़ा जाता कि वह मुकदमा चलाए या न चलाए। सरकार स्वयं एफआईआर दर्ज करती है या करवाती है, या पीड़ित भी करवा सकता है, सरकार स्वयं भी कर सकते हैं। पुलिस वाले स्वयं संज्ञेय मामलों में एफआईआर दर्ज करती हैं, स्वयं मुकदमा अभियुक्त के विरुद्ध चलाती हैं, स्वयं वकील और सरकारी अधिवक्ता सरकार का पक्ष न्यायालय में रखते हैं और सरकार द्वारा न्यायालय से अभियुक्त को सजा दिलवाई जाती है। क्षतिग्रस्त व्यक्ति पर या पीड़ित पर नहीं छोड़ा जाता विकल्प पर कि आप मुकदमा चलाइए न चलाइए। तो कौन चलाती है मुकदमा? सरकार। और क्या दिलवाती हैं? दंड। तो उसी को हम क्या कहेंगे? अपराध। ये हम नहीं बता रहे हैं, कौन बता रहा है? तो आपका कीटन। आइए आपका मिलर, 2 परिभाषा और बची है, समाप्त आज कर दिया जाए। मिलर, विधि द्वारा दंड के भय से निषिद्ध या आदेशित किसी कार्य को करना या उसकी उपेक्षा करना अपराध है जिसे राज्य अपने नाम से कार्यवाही आरंभ कर आरोपित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि कानून ने किसी कार्य को करने से रोक दिया या आदेशित किया, भय दिखाया कि ये कार्य न करिए, नहीं तो आप सजा के क्या होंगे? हकदार। कोई व्यक्ति उस आदेश को नहीं माना, वह कार्य किया, तो राज्य स्वयं मुकदमा चल के उसको क्या दिलवाएगा? दंड। तो ऐसे कार्य को हम क्या कहेंगे? अपराध। यानी कि इधर की परिभाषाएं बस एक लाइन पर चल रही है कि मुकदमा कौन करता है क्रिमिनल मामलों में, कौन लड़ता है पीड़ित की ओर से? पीड़ित नहीं, बल्कि कौन? सरकार। अब इसको भी लगातार चल रहा है तो एक कंसेप्ट यहाँ भी क्लियर कर दिया जाए। चूंकि संज्ञेय अपराध गंभीर अपराध होता है, संज्ञेय अपराध में ये माना जाता है कि केवल पीड़ित ही प्रभावित नहीं हुआ बल्कि पूरा समाज प्रभावित हुआ है। समाज को न्याय दिलवाने की जिम्मेदारी स्टेट पर है और इसलिए स्टेट का ये कर्तव्य है
कि वह अपराध अभियुक्तों पर मुकदमा स्वयं चलाए और अभियुक्तों को सजा दिलवाए, न कि पीड़ित पर मुकदमा चलाने का अधिकार छोड़ दे। इस कारण से अगर पीड़ित पर छोड़ दिया गया तो आपका बदला लेने की भावना बढ़ेगी। एक तो उसके प्रति अपराध हुआ और दूसरा रोज कोर्ट कचहरी दौड़कर वकील साहब को दे पैसा। अतः ये न्याय दिलवाना आपका किसका कार्य है? सरकार का। तो जो भी होता है कि वी वांट जस्टिस, हमें भी क्या चाहिए? न्याय चाहिए। यानी कि सरकार हमारे अधिकारों की क्या करे? रक्षा, कानून। लास्ट परिभाषा आज की देखिए, पैटर्न महोदय है। पैटर्न ये कहते हैं कि अपराध के सामान्य लक्षण है। तो ये अपराध की परिभाषा नहीं बताते, कुछ लक्षण बता देते हैं, गुण बता देते हैं। देखिए क्या क्या। राज्य द्वारा कार्यवाही को नियंत्रित करना। तो बताइए कार्यवाही को कौन क्रिमिनल मामलों में कंट्रोल करता है? राज्य। तो बताइए अभी संज्ञेय भारत में संज्ञेय अपराध के असंज्ञेय की दोनों, भारत में किस में राज्य चलाता है मुकदमा? संज्ञेय, असंज्ञेय में नहीं। कंट्रोल करता है, दंड को क्षमा करता है। तो अभी बताया गया कि दंड अब दोबारा ना बताया जाए, राज्य ही दंड को क्षमा करता है। तो राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 72, राज्यपाल 161, आईपीसी 54-55 और सीआरपीसी 432 और 433। इसके बाद दंड देता है, यानी कि राज्य न्यायालय द्वारा अभियुक्त को क्या दिलवाता है? दंड। यानी कि 3 लक्षण हुए। देखिए आपका कौन कौन हुआ। पहला, राज्य द्वारा कार्यवाही किया जाना, राज्य द्वारा दंड दिलवाया जाना। और तीसरा, राज्य द्वारा ही अपराधी को क्या देना? क्षमा। अगर ये 3 लक्षण हैं तो उसी को हम क्या कहेंगे? अपराध। इस प्रकार अपराध की परिभाषा भी आपका समाप्त हुई। देखिए एक आपका ये एविडेंस में एक बात छूट गई थी भाई, 2-3 लोग आपका फ़ोन भी किए, 2-3 लोग बताए कि जो सेक्शन आपका 90 बताया गया कि 30 वर्ष पुराना दस्तावेज हो, उचित अभिरक्षा से निकाल कर पेश किया गया हो, तो न्यायालय यह उपधारणा कर सकेगा, यानी कि तथ्य की उपधारणा कि यह दस्तावेज सही है, निष्पादन सही होगा, आपका सब कुछ क्या होगा? सही। यूपी में संशोधन है और इस 30 वर्ष की जगह यूपी में 20 ईयर्स रखा गया है, 20 वर्ष। तो आपका अगर ये स्पेशली पूछे कि यूपी में संशोधन करके कितना किया गया है, तब 20 वर्ष मारिए। और यूपी स्पेशल न दे, ऐसे पूछे तो कितना साल? 30 साल। तो वह समय कितना है? 20 साल। लेकिन सभी राज्यों में नहीं, केवल किस में? यूपी में। तो कल आपका भाई शेड्यूल बताया जाए। कल आपका पहले आपका एविडेंस चलेगा, सबसे कठिन चैप्टर अब शुरू किया जाएगा एविडेंस का। इससे कठिन कोई चैप्टर नहीं है। आपका चैप्टर 6 शुरू किया जाएगा और कल भाई आपका गैप न करिए, क्योंकि सबसे कठिन चैप्टर आपका कल हम पढ़ाएंगे। यानी कि 91 से लेकर 100, पहले तो आधा घंटा भूमिका में लगेगा, माने कम से कम आधा घंटा उसका घेरा जाएगा और तब आपका सेक्शन शुरू कर दिया जाएगा। क्वेश्चन भी अच्छे बनते हैं इस पर, टेक्निकल बनते हैं, और न समझ में आए तो रट्टा मार लीजिएगा। वैसे हम प्रयास करेंगे कि सबके दिमाग में बैठा दिया जाए, भले 2-2 बार बताया जाए। तो भाई कल क्लास चलेगा भाई आपका अब।